बच्चों, अब हम लोग संडे को वीकली का जो मंडे से लेकर सैटरडे तक या संडे से लेकर सैटरडे तक जो भी हफ्ते में हम आपको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद जो भी बचा हुआ पोर्शन होगा उसे हम पूरे हफ्ते में जितना बेहतर से बेहतर होगा वो मेंस को ध्यान में रखकर और प्री को ध्यान में रखकर दोनों को हम एक कंटेंट बनाएंगे और वो आप तक हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आज से हम लोग हर संडे को एक जो वीकली करंट अफेयर्स होता है उसको ध्यान में रखकर हम लोग का एक वीडियो आप तक प्रोवाइड किया करेंगे। तो इससे हमारा पूरे वीकली का वीकली कंप्लीट होता जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं देख पाए हैं तो आप पूरे महीने में 4 दिन तो देख ही सकते हैं वीकली वाला वीडियो, जिसमें हफ्ते भर के सारे बिंदु समाहित होंगे। बहुत छोटा वीडियो अब आपको प्रोवाइड होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, जिसमें हम पूरे वीकली का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है हाल ही में चर्चा रहे दोंगसा द्वीप समूह दक्षिण सागर पर स्थित है, जो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। इस पर ताइवान देश का आधिपत्य है। तो आपको बताना है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी तोंगसा द्वीप समूह किन देशों के बीच विवाद का एक बिंदु बना रहा है ना। तो ये है ताइवान देश के बाद, जो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। और आपको अच्छे से पता है चाइना ताइवान को लेकर एक विवाद क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पर चाहिए अपना आधिपत्य चाहिए, क्योंकि वो दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाना चाहता था ताकि आसानी से जापान पे और इस मध्य एशियाई देशों को जो यूँ कहें कि ओशिनियाई देशों पर आसानी से कब्जा जमाए रख सकता है। अब ज़रा यहाँ 1 मिनट देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ओशिनियाई देश किसे कहेंगे, तो ज़रा देखिएगा, ये अगर हम चीन की कलर गड़बड़ है, ज़रा हम चीन की हम जगह ले लें कि ये भाई चीन का सीमा है ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर है दक्षिण चीन सागर और यहाँ पर है ताइवान देश, तामसा देश इसे कहा जाता था, और ऊपर है जापान। तो वो चाह रहा है कि अगर हम इस पर कब्जा कर लें, ताइपे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक है ना, तो यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर जितने देश हैं इंडोनेशिया उन पर कब्जा हम देख रहे, एशिया पर देख रहे हैं, और यहाँ से रहकर हम आसानी से भारत के हिंद महासागर पर भी नज़र रख पाएंगे। ये है चीन की रणनीति, जिस पर हम लोगों ने दक्षिण चीन सागर ने तोंगसा द्वीप को लेकर चर्चा में रहा, जिस पर चाइना अपना कब्जा दिखाना चाहता है। अगला, सरकार के द्वारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की नई परिभाषा में निवेश के संदर्भ में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का विभाजन की सीमा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले 1 करोड़ रुपए से कम तो सूक्ष्म हुआ, 10 करोड़ रुपए से कम तो लघु हुआ, और 20 करोड़ रुपए हुआ तो उल्टा, हाँ मध्यम हुआ, राइट। सूक्ष्म 1 करोड़, लघु 10 करोड़ और मध्यम 20 करोड़। तो आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा कि इनमें से सूक्ष्म के लिए कितनी धनराशि, लघु के लिए कितनी धनराशि और मध्यम उद्योग के लिए कितनी धनराशि हो गई है। तो ध्यान रखेंगे 1 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़। तो ये है ध्यान देने वाली बात, जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाएगी, है ना। अगला है, राज्यों के द्वारा श्रम कानूनों के अस्थायी निलंबन पर प्रक्रिया से चर्चा में रहे श्रम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भर्तृहरि महताब हैं। अब ये कहेंगे सर ये बवाल क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी श्रम कानूनों को पूरी तरह से क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो इस पर एक ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई भी राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ के नियमों में शिथिलता दे सकता है या रोक लगा सकता है, यदि उसके पास संसाधनों की कमी है और उसको दूसरे रूपों में लोगों को लाभ उपलब्ध कराता है। अगला है, हाल ही में चर्चा रहा इवेंट बॉट एक मैलवेयर है। तो क्वेश्चन पूछेगा इवेंट बॉट क्या है, तो आपको ध्यान रखना एक मैलवेयर है तथा इसका कार्य यूजर की व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी करना है। तो एक प्रकार का हम कहें कि वायरस है जिसका उपयोग होता है यूजर की व्यक्तिगत जानकारी या पर्सनल डाटा चोरी करना। तो क्वेश्चन पूछेगा इवेंट बॉट क्या है, तो आपको जवाब देना होगा। अगला, भारतीय यूजर्स को मैलवेयर से आगाह करने के कारण चर्चा में रही CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टर्म इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, एक संस्था होती है जो क्या करती है, केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ये करने के लिए कि जो भारतीय यूजर्स हैं उनको कैसे वायरस से बचाया जाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए कितने क्वेश्चन बने, केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी की स्थापना कभी 2004 में, CERI का फुल फॉर्म पूछेगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टर्म इंडिया, है ना, टीम इंडिया, ये है हमारा। अगला, जम्मू कश्मीर लागू होने से चर्चा में रहा राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून को 2005 लागू किया गया था। यह कानून भारतीय संविधान भाग 3 के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता था। देखिए आपको अच्छे से पता है, जब तक जम्मू कश्मीर आज़ाद स्वतंत्र नहीं था, यूँ कह लें कि जब तक 370 नहीं हटा था, तब तक वहाँ पर RTI एक्ट लागू नहीं था। लेकिन अब वो RTI एक्ट वहाँ पर लागू होने के कारण अब वो चर्चा में रहा कि अभी हाल ही में वहाँ पर चर्चा हुआ। तो इसमें 3 बिंदु देखिए,
सबसे पहले आरटी एक्ट आया कब? 2005 में। किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? भाग 3 में, आर्टिकल 19 1 में, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई ध्यान रखेंगे, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये पेपर में आएगा। अगला है, चर्चा में रहे ई गवर्नेंस समर्थ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, समर्थ खूब आएगा। मैं अभी आज ही इसमें कई बार मेंस में भी चर्चा करेंगे। चर्चा में रहे ई गवर्नेंस को उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे उच्च शिक्षा से। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? समर्थ का संबंध किससे है? तो भाई समर्थ कौन होगा? जो उच्च होगा, तो यहाँ उच्च शिक्षा होगी। हाल ही में देश को समर्पित किए जाने से चर्चा में रहे कोविड, इसको मैं अभी पढ़ाया था, ये कोवो 6800 कोविड-19 की बल्क टेस्टिंग मशीन मैंने आपको बताया था, जिसमें एक दिन में बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं। शायद एक दिन में 1200 टेस्ट करने का इसका था, जो हमने आपको पढ़ाया था। इवेंट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डेयरी सेक्टर स्कीम से चर्चा में रहे। डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के आनंद में, है ना। चलिए अगला है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं में मीटिंग में चर्चा में रहे। राष्ट्रमंडल में कुल 54 देश हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन पूछिए, अभी हाल ही में मीटिंग किस चीज़ की हुई? तो 32 स्वास्थ्य मंत्रियों की हुई। कितने देश शामिल हुए? 54 देश हैं राष्ट्रमंडल में। इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रिटेन में। अभी मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया। ये राष्ट्रमंडल वे देश होते जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन का आधिपत्य रहा हो या उपनिवेश रहे हों। अगला है, एडिडास वैश्विक कंपनी के द्वारा कोविड-19 की लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद हेतु होम टीम हीरो चैलेंज वर्चुअल गेम शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एडिडास महत्वपूर्ण नहीं है, होम टीम हीरो चैलेंज वर्चुअल गेम किसने शुरू किया? तब एडिडास होगा। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे एक टॉपिक। अब चलते हैं, ये मेंस को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है। अभी तक हमने बात करी प्री बेस पे, अब आते हैं मेंस बेस पे, है ना। हाँ, शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन जैकबूट क्या है? ज़रा देखिए जैकबूट क्या है, बहुत बढ़िया पेपर में आएगा। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह ऑपरेशन इजरायली सरकार के ऑपरेशन, नोट करिए, रैंथ ऑफ गॉड, ध्यान से सुनिए, रैंथ ऑफ गॉड जैसा ही था। इजरायल सरकार ने म्यूनिख में आयोजित 1972 के समर ओलंपिक में मारे गए अपने लोगों का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ PLO, के खिलाफ यह बेहद रहस्यमय अभियान छेड़ा था। डोभाल ने भी इजरायली सरकार की तर्ज पर उन सभी कश्मीरी आतंकवादियों खात्मे की रूपरेखा तैयार की है। तो इसका संबंध आप जैकबूट जान गए ना क्या है? ऑपरेशन जैकबूट वास्तव में इजरायल से लिया गई एक संकल्पना है, जिसमें किस प्रकार जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया किया जाए। हम धर्म के विरोध में कभी नहीं हैं, और हम किसी धर्म को ना तो उपेक्षा कर रहे हैं ना, लेकिन हमारा सबका एक चीज़ होना चाहिए कि आतंक किसी रूप में हो, किसी धर्म में हो, उसे किसी को द्वारा एक्सेप्ट किया जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस घर को सामने आप जलते हुए देख रहे हैं, अगली बारी आपके घर की है, ध्यान रखिएगा। छोटी सी कहानी सुन लीजिएगा। आप कभी जो लोग नॉनवेज हैं, वो लोग जब कभी मुर्गा लेने जाते हैं तो एक बड़ा सा डब्बा बॉक्स होता है जिसमें सारे मुर्गे एक साथ रखे रहते हैं। वहाँ से एक मुर्गा निकाला जाता है, क्योंकि उसको काटा जाना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन बाकी मुर्गे सब दाने चुनने में लगे रहते हैं। पता है क्यों? उन्हें लगता है मर तो ये रहा, मेरा नंबर नहीं आएगा। जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि ये तो जो कट रहा चिल्ला रहा, अगर हम सब एक होकर एक साथ लड़ें तो शायद बच सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा नंबर नहीं आएगा, और अगली बार फिर एक किसी एक उठा जाता है, बाकी सब फिर खा रहे होते हैं। ऐसे करके सारे के सारे मुर्गे काट दिए जाते हैं शाम तक, और वो कुछ नहीं कर पाते। हमारे साथ भी यही कंडीशन है। हम जब दूसरे के साथ कोई घटना होते देखते हैं तो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, और दूसरा इस चीज़ को इग्नोर करे बैठा होता है मेरे साथ कौन होगा, और जब उसके ऊपर होती है तब उसे लगता है ओह शायद हम लोग ऐसा करते तो बच जाते। इससे मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार ना करें। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो किसी रूप में हो, अगर मानव के हितों का नुकसान करता है तो वो मानवता का हनन करता है, तो वो कभी भी इंसानियत के रूप में स्वीकार नहीं होगा, है ना। चलिए, खेतों में बिना हल चलाए गेहूं की फसल तैयार करने से चर्चा में रहे विख्यात बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक का नाम क्या है? तो भैया मेंस के लिए तैयार कर लीजिएगा। बीज बचाओ आंदोलन के हैं विजय जड़धारी। देखो भैया आसानी से रट सकते हो, बीज कहाँ डाला जाता है? ज़मीन में क्या बनती है? जड़। तो भैया विजय हो गई, तो इसलिए कहेंगे विजय जड़धारी। अगला है
पृथ्वी से बेहद करीब से गुजरने के कारण हाल ही में चर्चा में रहे। अब नोट करो भैया, सब मेंस के लिए, प्री के लिए क्वेश्चन पूछेगा 2020 JJ पर टिप्पणी लिखें, तो आपको बताना होगा ये क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड है। अब यह अब तक पृथ्वी से सबसे करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड में से एक था। यह 29 अप्रैल बुधवार को पृथ्वी के बेहद पास से गुजर गया। यह अपने छोटे आकार की वजह से टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आया। जब यह सीधे पृथ्वी के ऊपर आया तब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला। बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या वो पृथ्वी से टकराएगा सर? अरे भाई, एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने की क्षमता उनमें नहीं है, क्योंकि उनसे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो उसको क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। डोंट वरी, BFP कुछ नहीं होगा। जो लोग क्लास पढ़ चुके हैं मैं उनको कहानी सुना चुका हूँ 2012 में क्या हुआ था, माया कैलेंडर के आधार पे। यस, चर्चा में रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के द्वारा चीन और पाकिस्तान के बीच 2 स्थानों को आपस में जोड़ा गया है। कौन कौन से स्थान भैया ज़रा देखेंगे तो स्थान कौन से हैं? स्थान है सिंगजियांग, चीन को ग्वादर पाकिस्तान से जोड़ने का एक गलियारा बना रहा है चाइना पाकिस्तान के रास्ते से। आप जानते हैं दुष्ट मौसेरे भाई, तो ये दोनों ही दुष्ट आपस में मिलकर एक रचना रच रहे हैं। उन्होंने गुलाम कश्मीर से होकर एक रास्ता बनाया, और भाई गुलाम कश्मीर को आप उनका कैसे कह सकते हैं? जब लिखित तौर पे भारत सरकार का है तो आप वहाँ से रास्ता नहीं बना सकते। इसको लेकर भारत ने आपत्ति की, और जब इन्होंने आपत्ति की तो उधर जाकर आपने देखा होगा नाकुला दर्रा में उन्होंने बदतमीजी करी। किसने? चीन वालों ने, ताकि यहाँ से ध्यान हट जाए, हम वहाँ दिमाग लगाएं और हम यहाँ पर अपना रास्ता बना लें। भारत सरकार ने जी भर के इनको जवाब दिया, जी भर के नहीं, ठोक दिया। चलिए अगला आते हैं। तो CPEC का फुल फॉर्म रखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बनाते रहेंगे और चाइना बर्बाद करता रहेगा पाकिस्तान को, और ये बेवकूफ़ सुधरने को तैयार नहीं है। अगला, चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण से चर्चा में रहे फेदू फिनोलू। रोड करिए मेंस के लिए भैया, आपसे लिखेगा फेदू फिनोलू का संबंध किससे है, टिप्पणी करें। तो चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण में चर्चा में रहा, यानी चीन अब द्वीप निर्मित करेगा। अब उसके पास ज़मीन नहीं बची है तो अब वो द्वीप निर्मित करेगा। आपको मैंने लग्जमबर्ग के बारे में बताया था कि वहाँ पर कूड़ा डाल के उन्होंने एक द्वीप निर्मित किया, वहीं पर एक देश बसा लिया। ऐसा ही चीन प्रयास कर रहा है ना। तो ये किस महासागर में है? मालदीव, हिंद महासागर में प्रयास कर रहा है। और आप सोचो ज़रा, अगर हिंद महासागर में उसकी पैठ बन गई, अगर आप यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पर पैठ बन गई, डियागो गार्सिया है यहीं पे हमारा, अगर यहाँ पे पैठ बन गई तो सबसे पहले वो पूरे भारत पर निगरानी रख सकता है, यहाँ से आने वालों पे निगरानी रख सकता है। इसलिए वो कृत्रिम द्वीप को लेकर ये फेदू फिनोलू बना रहा है द्वीप चीन। सुदूर इलाकों में सीमा प्रबंधन से चर्चा में रहे भरणी और अश्लेखा क्या है? मेंस के और प्री के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। भरणी और अश्लेखा, ये हमारे पता है आप लोग अश्लेखा क्या है? नक्षत्र होते हैं, बारिश के समय याद करिए, अश्लेखा नक्षत्र होता है। तो 2D और 3D रडार, ये क्या है? भरणी क्या है? 2D रडार है, और अश्लेखा क्या है? 3D रडार। रडार का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। अगला है, हाल ही में भारत रिपोर्ट्स पेरिस की गैर लाभकारी संगठन, ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट गार्ड्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स विदाउट गार्ड्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 80 देशों में से 2 स्थान नीचे गिरकर हम मीन्स इंडियन 142वें नंबर पर हैं। पिछले साल हम 140 नंबर पे थे, यानी कि हमारे 2 अंक क्या हुए? अपर हुए। लीजिए भैया मेंस की टिप्पणी तैयार। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? अरे जीवन ही ट्विस्ट हो गया इस कोरोना में। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है जी? देश के आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए RBI पुनः ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीदी बिक्री करेगा। इसके लिए RBI ने वर्ष 2026 से 2030 के बीच 10,000 करोड़ के बॉन्ड की खरीद और इतनी धनराशि की ट्रेजरी बिल की बिक्री निर्देशित की है। बहुत लोग बाबा चिल्ला रहे थे कि अरे RBI बहुत बुरा कर रहा है। अरे ना जी, ट्रेजरी जारी करना बुराई नहीं होती, लोगों तक पैसा पहुंचाने का एक तरीका है। भाई जब ट्रेजरी जारी करेंगे तो लोग हमारे पास पैसा जमा करेंगे, उनको हम ब्याज देंगे। जब मार्केट में पैसा हमारे पास आएगा, हम वहाँ जैसे जहाँ चाहेंगे उस पैसे को लगाएंगे और उससे लाभ कमाएंगे और बात को आपको वापस कर देंगे। क्या बुराई है जी? अगला, इसे ऑपरेशन ट्विस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में ट्विस्ट या बदला जाता है। यह खुले बाजार संचालन के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2019 में RBI ने पहली बार इसका उपयोग किया था।
यूएसए ने 1961 में इसका पहले ही उपयोग कर लिया। अरे ज़रा पहले एक कहानी सुन लो भैया, ये है क्या हुआ। आपने 1 साल के लिए पैसा 100 रुपया जमा किया, सीधा सीधा समझ लीजिए 1 साल के लिए जमा किया। हमने कहा भैया हम 10% ब्याज देंगे, है ना। ठीक, आपने जमा किया, आप उम्मीद किए भैया 110 मिलेंगे, और जब आपके 110 हुए, इसी साल मान लो पूरे हुए, हमने आपको प्रलोभन दिया भैया 1 साल और पैसा आप रख लो तो आपके हम 250 कर देंगे। अरे भैया ज़्यादा से ज़्यादा 110 था तो 122 रुपया हो जाता, 250 हो रहा है तो हर व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म में 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, पैसा निकालो नहीं, इसको जमा ही रहने दो, तो आपके पैसे की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार सरकार के पैसा बचा रह जाता है और वो अपने काम कर सकती है। दैट इज़ ऑपरेशन ट्विस्ट, है ना। हाल ही में लॉन्च की गई टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध भारतीय सेना से है। यह 3 ईयर्स, ध्यान रखिएगा, यह 3 ईयर्स शार्ट सर्विस स्कीम है। यह एक स्वेच्छा आधारित सेवा होगी। इस योजना का मकसद आर्म फोर्सेज में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने और नागरिक समाज को सैन्य जीवन का अनुभव करने का अवसर देकर सेना के करीब लाना है। यानी सेना को कॉमन पीपुल से जोड़ने का एक प्रयास है ये योजना। यह योजना उन युवाओं के लिए है जो अपने स्थायी व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ यानी जो डिफेंस है, सिर्फ रोमांच और सेवा का अनुभव करना चाहते हैं। 3 साल की सेवा अवधि के लिए व्यक्ति की आय को कर मुक्त रखा जाएगा अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो। अगला एक लाइन में कहेगा, आम नागरिक भी भारतीय सेना में रोमांचकारी जीवन जीना चाहता 3 वर्ष तक वो कर सकता है। उसको जो भी भत्ते होंगे वो मिलेंगे 3 वर्ष तक, और उसको इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग को कम करने के उद्देश्य से धारचूला, दैट इज उत्तराखंड, से लीपू लेक चीन सीमा तक सड़क मार्ग का उद्घाटन भारत सरकार ने किया है। अब यह यात्रा 1 सप्ताह में ही पूरी हो सकेगी। पहले 2 से 3 सप्ताह तक जाते थे। पहले यह सिक्किम और नेपाल के रास्ते अन्य 2 सड़क मार्ग थे, जिसमें भारतीय सड़कों का हिस्सा 20% है और चीन का 80% था। अब यह मार्ग बनने से अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी 84% भूमि भारत की और 16% चीन की। इस चीज़ को लेकर भी चीन बड़ा परेशान, हर हमेशा वो गिदड़ धमकी देता था कि हम रास्ता बंद कर देंगे, बंद कर दो। लो, भारत ने कहा बंद कर लो। ये क्या एक लाइन समझ लो भाई, हम एक रास्ता क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम नेपाल के रास्ते हम आसानी से कैलाश मानसरोवर जा सकें और चीन का हस्तक्षेप भी हमारे ऊपर ना हो, है ना। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर हमें चर्चा करनी थी। तो आज के लिए ये बिंदु महत्वपूर्ण थे और आपके लिए ज़रूरी भी थे, और हमें उम्मीद है कि आपने इसको तैयार भी कर लिया होगा। अब इनको नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएंगे, और हम उम्मीद के साथ आपसे कहते हैं कि आप हमें इसको करके देंगे बिना चीटिंग किए। इन नोट्स को नोट कर लीजिएगा, जिन्हें उम्मीद है कभी सिविल में देने के, तो मेंस के लिए आपको उनको तैयार करना होगा। और आप मान लीजिए नहीं भी मेंस दे रहे हैं और आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं और आपने मुझसे पूछा कि हाल ही में कैलाश मानसरोवर को लेकर भारत सरकार ने ऐसी नीति बनाई है, तो आपका जवाब नहीं होगा कि हम क्या बताएं क्या हुआ। अरे भैया, पहले 80% ज़मीन हम चाइना की यूज़ करते थे भाई, ठीक। अब हम अपनी ही ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, केवल वहाँ का 16% यूज़ कर रहे हैं। तो अधिकार क्षेत्र हमारा बढ़ाना तो आपको बताना होगा इसका अच्छाई है कि बुराई है ना। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, आप मुँह खोल के बैठ जाएंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट बताना होगा आरबीआई द्वारा, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में क्रिएट करना होगा, है ना। आपसे पूछेगा भरनी और असलेखा के बारे में क्या जानते हैं, आपसे पूछेगा इंटरव्यू में अभी हाल ही में चीन द्वारा फेदू फिनोलो द्वीप यहाँ पर स्थित किया जा रहा है, इससे भारतीय राजनीतिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे जवाब देने होंगे ना। अरे भाई, कब तक बचे रहेंगे, देना तो पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं परसों। और मैं तो निगहस ठहरा, मैं आपको सिविल में घुसा के मानूंगा। आप वनडे ज्वाइन कर लीजिए, नौकरी पे चले जाइए, लेकिन सोने नहीं दूंगा, क्योंकि रात में ज़रूर आपको एक बार एहसास आएगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जगा रहा है कि नहीं, यहाँ रुकने का आवश्यकता नहीं, भी बहुत दूर चलना है ना। अगर ऐसे ही जीवन काटने के लिए था तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जीवन का कोई औचित्य है। अच्छा सा जीवन जिए, बेस्ट जीवन जिए, छोटा सा जीवन है, कहते हैं ना ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं मस्त होनी चाहिए। चलिए, आज फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से बढ़िया से बढ़िया अपने टॉपिक शुरू हो जाएंगे, हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, सारे कुछ शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें सारा कुछ करके देंगे, और अगर आप नहीं करके देते हैं तो हम मानेंगे कि आपने तैयारी मन से नहीं करी। तो चलिए, हम इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे सेशन में हिस्सा बने, आप जुड़े रहेंगे और तैयारी भी करते रहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।